नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी 3.0 की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर में संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। ठीक, तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद हैं और जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, किंतु उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो हो वो शीघ्रता से मिल सके। आइए हम लोग अब अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि भारतीय संविधान में हैं, आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेदों के बारे में कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अगर बात किया जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल करंट में आर्टिकल कितने हैं, तो अगर हम लोग संख्या की दृष्टि से देखें तो अभी भी हमारे संविधान में 395 आर्टिकल ही हैं, अगर संख्या के हिसाब से, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या क्रम के आधार पर। लेकिन अगर उसको गणना के आधार पर देखें, यानी कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न खंडों को, प्रखंडों को शामिल किया गया है, तो अगर उस गणना को देखा जाए तो टोटल 400 से भी अधिक अनुच्छेद जो है पहुंच जाते हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अब आपको पता है कि इसमें 395 नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर ये नंबर होगा तो फिर यही ही सही होगा, इसके अतिरिक्त तो कोई सही नहीं होगा। लेकिन ये नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का उत्तर सी होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो मैंने अभी पूर्व में ही बताया आपको कि 395 आर्टिकल जो है हमारे संविधान में थे उस समय पर, जो कि ओरिजिनल यानी मौलिक रूप से इतनी संख्या थी। 395 अनुच्छेद थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 22 संविधान के भाग थे जिनको हम पार्ट्स कहते हैं, और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक, शेड्यूल्ड। ठीक, तो इस तरह से जो है ये संविधान का 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्ड। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया है, तो उसी के आधार पर हम इसका सही जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है गणना की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर गणना के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देखें हम लोग, तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और आज जो है मौलिक संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो संख्या के आधार पर, यानी कि देखा जाए, या जिसको हम लोग गणना भी कह सकते हैं, तो इस तरह से वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, उससे पहले अगर हम देखें तो 4 अनुसूचियां जो हो गई हैं, ये कब जोड़ी गई हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1951 में हुआ था, उस अधिनियम के माध्यम से नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अगर बात किया जाए अनुसूचियों की, तो जो कि हम लोग अनुसूचियों वाले चैप्टर में अच्छे से चर्चा करेंगे ही, इसमें हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। अगर बात की जाए नवीं अनुसूची की, तो नवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है जो भी हमारे भूमि से रिलेटेड कानून है, भूमि सुधार से संबंधित कानून हैं, उनको रखा गया है। और इसके अलावा जो है 10वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम
1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम लोग दल बदल अधिनियम कहते हैं, ठीक, तो उस कानून को इसमें रखा गया है। और आगे बात किया जाए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो अगर इसकी बात करें तो इस अधिनियम के माध्यम से 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को जो है संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको पता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाएँ हैं। तो इस तरह से ये जो 3 संविधान में नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, उनके ये ठीक ठीक प्रकार से जो है तथ्य आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल हैं, फिर से वही प्रश्न है। तो अभी आपको मैंने बताया कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो है संविधान में शामिल हैं। बाकी कहीं कहीं पर हमको 400 से भी अधिक अनुच्छेदों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो वो संख्या के आधार पर नहीं है, वो अंतः भागों के अंतः अनुच्छेदों के आधार पर, जिनकी चर्चा भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में या आगे के क्वेश्चन में करेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की हम लोग तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया। तो मैंने अभी बताया कि संविधान को हमारे 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रश्न में हम लोग संविधान के विभिन्न भागों पर चर्चा भी करेंगे जो कि नए जोड़े गए हैं। अगर बात करें भाग 4 की, भाग 4 में का को जोड़ करके, मतलब भाग 4 का, ठीक, उसमें जोड़ा गया है। आपको पता है कि भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है, जिसको DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें जो है उसके बाद भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, और इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया था। और अगर कभी मान लो समिति आपसे पूछ ले किस समिति की रिकमेंडेशन पर इन्हें जोड़ा गया था, तो उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो इस समिति के रिकमेंडेशन पर यानी अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। अब बात किया जाए भाग 9 की, यानी कि भाग 9 में आपको पता है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। ये भी एक अंतः स्थापित खंड है। इसके अलावा अगर बात किया जाए भाग 9 का की, तो नगर पालिकाएँ यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ को इसमें रखा गया है, और इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। उसके बाद भाग 9 खा की अगर बात किया जाए तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कमेटीज़ हैं, सहकारी समितियां हैं, जिनको 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है संविधान में। और अगर बात किया जाए भाग 14 का की, तो इसमें हमारे ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। अगर अधिकरणों की बात किया जाए तो आपको पता है कि ये मतलब सेमी कोर्ट्स के रूप में यानी क्वासी कोर्ट्स के रूप में होते हैं, यानी अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। इनका काम होता है जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका होती है, उसमें जब जब किसी भी नियम कानून को मतलब नियम को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के जब भी कोई विवाद होता है, तो उस डिपार्टमेंट से संबंधित हम लोग अधिकरण में जाते हैं। ठीक, तो अब जैसे कॉरपोरेट मंत्रालय है तो उससे जुड़ा हुआ जो है अधिकरण है मान लो नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब कॉरपोरेट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जब भी कोई विवाद होगा तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम लोग जो है इससे जो NCLT है उस अधिकरण में जाएंगे। जैसे पर्यावरण मंत्रालय है तो पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो है मतलब ट्रिब्यूनल है, जिसको हम लोग NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत जो है इनको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो हमको बताना है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो अगर इनकी बात किया जाए तो आपको पता है कि भाग 2 में संविधान के
भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आपको पता है कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 5 तक जो है संघ का उल्लेख है, यानी कि संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। ठीक, भारत संघ के बारे में, जिसमें आपको पता है कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 1 दिया गया है। और भाग 2 में जो है 6 से लेकर के 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 6 से लेकर के 11 तक जो है उल्लेख किया गया है नागरिकता का। तो इस तरह से भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें सुमेलित करके बताना है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत सुमेलित है उसे हमें पकड़ना है। तो अगर बात किया जाए नागरिकता की, तो आपको पता है कि नागरिकता जो है भाग 2 में उल्लिखित है। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। और अगर मौलिक कर्तव्यों की बात किया जाए तो ये भाग 4 में उल्लिखित है, लेकिन ये यहाँ पर 5A दिया हुआ है, इसलिए यही जो है गलत हो जाएगा। और राज्य का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में है, बिल्कुल सही बात है। 5 में जो है संघ की शक्तियों के बारे में जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि इनको सुमेलित करना है। इसमें कूट भी दिए हुए हैं जिनको हमने हटा दिया है लंबा हो जाने की वजह से। तो आइए हम इनका मिलान कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए नए राज्यों के गठन से संबंधित, जिसमें जो कि आपको पता है 1 से लेकर के अनुच्छेद 5 तक जो है इसमें नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो नए राज्यों का गठन अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, ठीक, तो ये इससे संबंधित हो गया। इसके बाद अगर नागरिकता की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अभी मैंने बताया आपको। और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए तो संविधान के भाग 3 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और अगर प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 323A में, जो कि अंतः स्थापित है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो उसके माध्यम से जो है अनुच्छेद 323A में जो है प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है। तो इस तरह से मैंने इनको सही सुमेलित कर दिया है और आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों यानी 3 चरणों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पूछ रहा है सीधे सीधे भाषा में अगर कहा जाए कि पंचायतों का उल्लेख किस भाग में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम पंचायतों की बात करें तो भाग 9 में जो है इसका उल्लेख है, यानी इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें एक नए पेज को ले लेते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर बात की जाए पंचायतों की, तो पंचायतों के हमारे यहाँ 3 स्तर बताए गए हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 क्लास 2 के 1 में जो है किया गया है, जो कि हमने लिख दिया है। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती यानी कि विलेज के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो है मतलब पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो आपको पता है कि ब्लॉक पंचायत का गठन उन्हीं राज्यों में किया जाता है जहां की संख्या 10 लाख के आसपास होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इसका मतलब हमें ब्लॉक पंचायतें नहीं प्राप्त होती हैं, केवल जिला पंचायत और ग्राम पंचायत ही प्राप्त होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बात करता है, यानी कि जो हमारे स्टेट हैं और जो सेंटर है उसके बीच में विधायी संबंध यानी लेजिस्लेशन वाले जो रिलेशन हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर उसकी बात किया जाए तो इसमें से इसका होगा
भाग 11 और अध्याय 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इसकी बात किया जाए तो भाग 11 के यानी जो पार्ट 11 है उसके अध्याय 1 में, ठीक, यानी कि चैप्टर 1 में जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर, मतलब भाग 11 के चैप्टर 1 में जो है आर्टिकल, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 के बीच में जो है इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। किसका? तो जो विधायी संबंध हैं संघ और राज्यों के बीच में। इसके अतिरिक्त भाग 11 के ही जो है अध्याय 2 में, ठीक, चैप्टर 2 में अगर बात किया जाए तो चैप्टर 2 में आर्टिकल 256 से लेकर के 263 के बीच में जो है राज्य और केंद्र के जो है प्रशासनिक संबंध, यानी ये वाले जो हैं जो चैप्टर 1 में हैं उसमें विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और चैप्टर 2 में जो है 256 से लेकर के 263 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि चौथी अनुसूची में क्या बताया जा रहा है वो चीज़ इसमें हमें बतानी है। तो अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें जो कि हमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को बताती है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके चौथी अनुसूची को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर चौथी शेड्यूल की बात की जा रही है। तो चौथी शेड्यूल आपको पता है कि जो हमारी चेयर होती है, चेयर में भी 4 टांगे होती हैं, ठीक। तो अब ये जो 4 टांगे हैं इस चौथी शेड्यूल का जो है प्रतीक है। और कुर्सी वो किसके लिए है? तो कुर्सी किसी न किसी मतलब सांसद के लिए है, मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमको मतलब पता है इसमें कि हमारी अनुसूचियों में लोकसभा का उल्लेख नहीं किया गया है, किसी भी अनुसूची में लोकसभा का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 यानी चेयर है वो राज्यसभा की चेयर है। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो इस ट्रिक से आप लोग, मुझे ऐसी आशा है कि आप याद रख पाने में इसको समर्थ हो जाएंगे। अब हम लोग अगर कुछ अन्य अनुसूचियों पर भी चर्चा कर लें तो उसको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो अब इस अनुसूची के अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, तो फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत राज्य एवं संघ के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। जो पहली अनुसूची है उसमें स्टेट एवं जो है जो यूटीज़ हैं उनका जो है उल्लेख पहली अनुसूची में हमें प्राप्त होता है। और इसी प्रकार अगर दूसरी अनुसूची की बात करें हम लोग, तो दूसरी अनुसूची में जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी कि या अथॉरिटीज़ हैं, संवैधानिक प्राधिकारी हैं, तो उनके जो है वेतन के बारे में जो है उसमें चर्चा की गई है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर तीसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें ओथ बताई गई है। इसके अलावा जो चौथी अनुसूची है, अभी वो मैंने बता ही दी आपको कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। तो इस प्रकार से ये कुछ अनुसूचियां हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद को जो है मतलब किस अनुसूची को संशोधित किया जाएगा। तो आपको पता है कि पहली अनुसूची जिसमें जो है संघ, राज्य और यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स का उल्लेख है, तो उसी को हमें जो है
मतलब परिवर्तित करना होगा या उसे ही हमें संशोधित करना होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें हमसे कूटों के माध्यम से हमें इसको सुमेलित करना है। तो कूट हमने हटा दिए हैं और इसको जो है हमने इसमें रखा है। तो आइए हम इनका जो है मिलान कर लेते हैं। तो आपको जो है इनके क्वेश्चंस के जो है मतलब जो भी तथ्य लिखे हुए हैं इनके सही जवाब बताने हैं। तो अगर हम बात करें चौथी अनुसूची की, तो चौथी का भी मैंने बताया, चौथी का संबंध जो है राज्यसभा से है। तो इसको ध्यान रखना है कि चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। और अगर षष्टम यानी कि जिसको छठी अनुसूची कहते हैं, तो छठी अनुसूची का संबंध जो है जनजातीय क्षेत्र से है। इसको ध्यान में रखेंगे। जनजातीय क्षेत्र यानी कि जिसको हम लोग ATMM कहते हैं, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है छठी अनुसूची में। और अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें इंग्लिश को नहीं शामिल किया गया है, ये बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। अब अगर 9वीं अनुसूची की बात करें जो कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से स्थापित की गई थी, तो इसमें जो है भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है विकल्प हमने मैच कर दिए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तो इसमें आपको पता है कि 7वीं अनुसूची के बारे में अगर बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची जो कि विधायी शक्तियों का वितरण को बताती है, यानी कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उनका एक तरह से पृथक्करण बताती है। जो भी लिस्ट हैं जैसे सेंट्रल लिस्ट हो गई और जैसे स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, यानी कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सूचियों का जो है उल्लेख इसमें किया गया है 7वीं अनुसूची में। अब इसी तरह से अगर 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, यानी कि इससे चौथे नंबर से इसका मिलान करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें उन कानूनों को रखा जाता है, भूमि सुधार जैसे हो गए, ये ऐसे कानून जो कि संविधान में मूल अधिकारों के उल्लंघन को करते हैं, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, किंतु उसके बावजूद भी उनको संविधान में रखा गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, यानी कि जो समीक्षा करने की जो शक्ति है, उससे उनको बचाया जा सके। तो इस प्रकार से जो है 9वीं अनुसूची में इन अधिनियमों को रखा गया। और 10वीं मतलब अनुसूची में दल बदल के कानूनों को जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं, उन कानूनों को इसमें रखा गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य में भूमि सुधार, अभी मैंने बताया कि भूमि सुधारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो सम्मिलित किया गया है। तो सबको पता है कि 9वीं अनुसूची में जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में पाया गया था, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक योजना बनाई जाएगी उसका जो विषय है वो किसके पास है। तो उसका जो विषय है समवर्ती सूची में, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को इसमें शक्तियाँ प्राप्त हैं। अर्थात अगर बात किया जाए जो भी आर्थिक योजनाएं होंगी वो केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो इसलिए इसको समवर्ती सूची में ही रखा गया है। तो इस तरह से आज के सभी 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। आशा है कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आए होंगे और हम लोग जो है
इस तरह से अपनी श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।